एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेक्स्ट टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं। नेट फोर्स और नेट टॉर्क की बात करूंगा। इसके पहले अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल नहीं देखा, तुम्हें नहीं आता, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में ऑलरेडी उसको कवर किया है, जिसका लिंक मैंने आइटम में प्रोवाइड कर दिया। तुम वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आखिर फोर्स और टॉर्क कितना होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं फोर्स कितना होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ई से डिनोट कर रहे हैं इसको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, यही डाइपोल होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टुगेदर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डाइपोल हो गया। इस पे नेट फोर्स की बात हो रही है। तो देखो, अगर इसको यहाँ पे मैं सिमिलर चीज ड्रॉ करूँ, ये हो गया डाइपोल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये टू ए है। तो अगर इस पे बात होगी फोर्स की, तो इस पे कितना फोर्स हो जाएगा, Q इंटू ई। ये ऑलरेडी फोर्स टॉपिक में मैं कवर कर चुका हूँ। अगर इस पे बात करें तो कितना होगा, सेम होगा Q इंटू ई, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर नेट फोर्स की बात होगी तो तुम भी बता सकते हो अब तो बहुत ईजी तरीके से, QV माइनस QE जीरो। तो नेट फोर्स कितना होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जीरो। ठीक है, अब क्या बात होगी, अब बात होगी टॉर्क की। इसमें टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क की बात होती है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट है, इसको मान लेता हूँ कि थीटा से इंक्लाइंड है। ये अगर 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये अगर a हो गया तो ये वाला a cos थीटा और ये a sin थीटा, तो ये अगर a sin थीटा है तो सिमेट्री से तुम बता सकते हो कि ये भी a sin थीटा होगा। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी फोर्स कितना है, ये फोर्स हो गया, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 2a sin थीटा। तो कितना हो जाएगा टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कितना है, Q इंटू ई इंटू 2a sin थीटा। अब तुम बताओ कि Q इंटू 2a को कितना लिख सकता हूँ, Q इंटू 2a को कितना लिख सकता हूँ, P इंटू ई साइन थीटा। तो टॉर्क को, अगर टॉर्क तुमसे कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, P क्रॉस ई का मूल। यही आंसर होगा टॉर्क के लिए। मतलब टॉर्क का डेरिवेशन इस तरह से होगा। तुम बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है, फाइंड द टॉर्क, फाइंड और डिराइव टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से तुम डिराइव करोगे। बहुत इजी था। तुमसे अब कोई पूछेगा कि नेट फोर्स कितना होता है, किसी तरह का अरेंजमेंट हो, मैंने तो ये ऐसे लिया है ना। अगर मान लो कि यही अरेंजमेंट होता है, ये Q होता है, ये माइनस Q होता, तो देख लो इधर इस पे किधर फोर्स लग रहा है, QV इधर, और इस पे किधर लगेगा, इस पे इधर लग जाएगा QV। तो नेट फोर्स यहाँ पे भी इस अरेंजमेंट के लिए नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। किसी तरह से रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा हुआ है तो नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। टॉर्क चेंज करेगा, लेकिन टॉर्क एक्सप्रेशन है इस तरह से बोर्ड्स एग्जाम में डिराइव करना। अब एंगल पे डिपेंड करेगा वो तो, कि कितना टॉर्क होगा, कैसे इंक्लाइन है, 0 डिग्री पे इंक्लाइन है, 180 पे इंक्लाइन है, 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, आखिर कैसे इंक्लाइन है उस पर डिपेंड करेगी टॉर्क की वैल्यू। तो इस तरह से फोर्स और टॉर्क कंप्लीट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में देखेंगे। अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आखिर फोर्स कितना होता है। टॉर्क की तो बात होगी नहीं, उसमें सिर्फ फोर्स पढ़ना है तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म में। तो उसका डेरिवेशन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो फार्मूला डिराइव होके आएगा वहां से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा फोर्स का वैल्यू, आखिर डेरिवेशन करते हैं उसका। तो देखो, ये सपोज किया मैंने कि सिर्फ एक डायरेक्शन में एक एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी उसी एक्सिस पे रखा हुआ है। ये डाइपोल जो है उसी एक्सिस पे रखा हुआ है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो चार्ज है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन डेल्टा एक्स मैंने ले लिया, और ये अरेंजमेंट है, और इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई होती थी। अगर यहाँ पे ई लेते थे तो यहाँ पे भी ई होती थी, यहाँ पे भी ई होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरिएशन होता है उसके वैल्यू में, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होगा यहाँ पे। तो मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट
चार्ज माइनस क्यू ई है और यहाँ पे ई प्लस डेल्टा ई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? ध्यान से देखना क्योंकि ये सारा स्टेप तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा अगर तुमसे पूछता है, और बोर्ड्स एग्जाम में इजीली पूछ सकता है क्योंकि ये सब डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ई ले लिया, यहाँ पे ई प्लस डेल्टा ई ले लिया, तो अब फोर्स तुम इजीली बता पाओगे। इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई हो जाएगा, और इस पे फोर्स किधर होगा, निगेटिव डायरेक्शन में, कितना होगा क्यू इंटू ई। तो नेट फोर्स की बात होगी तो नेट फोर्स तो अब कोई भी बता देगा, क्यू ई प्लस डेल्टा ई माइनस क्यू ई, यही। तो ये क्यू ई प्लस क्यू इंटू डेल्टा ई माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया क्यू इंटू डेल्टा ई। अब इसको हमें डाइपोल के फॉर्म में लेके आना है। तो डाइपोल के फॉर्म में लेके आना है तो क्या चाहिए क्वेश्चन में, तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चाहिए, डाइपोल लाने के लिए क्यू इंटू डेल्टा एक्स चाहिए हमें, तो डेल्टा एक्स तो ऊपर में चाहिए, तो डेल्टा एक्स ऊपर में चाहिए, तो डेल्टा एक्स नीचे में भी चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, क्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा एक्स क्या है, पी, और इसको डी बाई डी एक्स लिख दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी इजी नहीं था, बहुत इजी था, बस ये डेरिवेशन, ये मैकेनिज्म याद होना चाहिए तुम्हें कि किस तरह से आखिर प्रूव करना है। याद करने का मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जाम में आए तो तुम्हें सोचना नहीं पड़े। इसमें सोचना क्या, ये अरेंजमेंट अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुमको फोर्स निकालने आता ही है, और तुम्हें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वेरी करेगा, यानी डिस्टेंस के साथ इसमें वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे वेरिएशन हुआ, उसके बाद नेट फोर्स निकाल दिया, और डाइपोल के लिए हमें क्यू इंटू डेल्टा एक्स चाहिए था, तो डेल्टा एक्स को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एक टर्म आ गया पी इंटू डी बाई डी एक्स, और वही नेट फोर्स होता है। अब इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, हालांकि इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, कपल वाले प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं इस पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन इसमें अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं कि आखिर कैसा प्रॉब्लम पूछेगा तुमसे एग्जाम में। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, इंटरेक्शन फोर्स पूछ रहा है। तो इंटरेक्शन फोर्स डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच पूछ रहा है, यानी कि इस पे हमसे फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो फोर्स कितना होगा इस पे, पॉइंट चार्ज है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू, यही होगा। अब तुम्हें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, पी की वजह से, डायरेक्शन तो यही होने वाला है, डायरेक्शन यही होगा ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे है ये, एक्सियल पोजीशन पे जिधर पी का डायरेक्शन होता है उधर ही ई का डायरेक्शन होता है। ये पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर तुमने अभी भी नहीं देखा तो आइटम में उसका लिंक तुम्हें दिख जाएगा, वहाँ से जाके देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डेरिवेशन किया है मैंने, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ई की बात करें तो ई ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, एक्सियल पोजीशन 2k p अपॉन आर क्यू, यही होता है। तो यहाँ पे रख दो F इज इक्वल टू क्यू इंटू 2kp अपॉन आर क्यू, बस बहुत सिंपल था, 2kp क्यू अपॉन आर क्यू, यही आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें, बहुत ईजी था। अब सेम को एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि ये लाइन चार्ज है जिसकी डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लाइन की, ये लाइन चार्ज की डेंसिटी दी हुई है लैम्डा। तो एक और डाइपोल रखा हुआ है इसके पैरेलल रखा हुआ है डाइपोल, ये डाइपोल है इसके पैरेलल रखा हुआ है, मान लो कि पी डाइपोल है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इंटरेक्शन फोर्स कितना होगा इसके बीच, यानी कि डाइपोल पे फोर्स कितना होगा इसकी वजह से, यही बात हुआ ना, इसकी वजह से डाइपोल पे फोर्स कितना होगा। तो कितना होता है, फोर्स की बात करें तो कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू डी बाई डी एक्स होता है। ये नॉन यूनिफॉर्म केस के, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। अगर इस पे बात करूँ तो देखो, इसको क्या करो तुम कि इसको माइनस क्यू और क्यू ले लिए। अब इस पे फोर्स की बात होगी, ये लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, लाइन चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 2k लैम्डा अपॉन आर होता है, यही होता है, और सब जगह यही होता है हर एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो फोर्स किधर हो जाएगा, इधर ही होगा, इसके डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से। ये सारा टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, अगर क्लियर नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्लेलिस्ट में जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देख लो, ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो यहाँ पे इसकी वजह से इधर हो जाएगा, कितना होगा, क्यू इंटू ई, कितना है, मान लो कि इसी को ही ले लेता हूँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। तो नेट फोर्स की बात होगी तो कितना होगा, क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हें नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ईजी था, तुमने दिमाग लगाया कि अच्छा ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा,
इस पे फोर्स इधर होगा सेम मैग्नीट्यूड का, इस पे फोर्स इधर होगा इस साइड सेम मैग्नीट्यूड का, तो नेट फोर्स तो जीरो आना है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, सेम लाइन चार्ज यही है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस बार डाइपोल जो है वो इस तरह से रखा हुआ और तुम्हें नेट फोर्स फाइंड करना है। अगर तुमसे हुआ ट्राई करना, हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को, उसमें मैं सारा चीज़ क्लियर करूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा और भी कपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर दो डाइपोल को रखते हैं तो कितना होगा फोर्स, उसका अरेंजमेंट चेंज करेगा, एक बार पैरेलल रखेगा, एक बार एक डाइपोल को इस तरह से एक डाइपोल को इस तरह से, यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट पे फोर्स का वैल्यू पूछेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन ट्राई करके आना, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में उसको कराऊंगा काफ़ी अच्छी तरीके से। अभी के लिए फोर्स का जितना भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी प्रॉब्लम मैंने कराई है उस पर ध्यान दो। इसी तरह के इजी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं मेंस में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये सब ध्यान दिया करो। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डाइपोल का। फोर्स की बात हो गई, टॉर्क की बात हो गई, तो अब पोटेंशियल एनर्जी भी देख ही लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें अब पता होगा क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे अगर इसकी बात होगी, वर्क डन की बात होगी, तो वर्क डन कितना होता है, डी डब्ल्यू कितना होता है, डी डब्ल्यू होता है माइनस टॉ डी थीटा, टॉर्क टी है तो टॉर्क कितना है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होगा पी साइन थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस टॉ डी थीटा, और डी यू पता है कितना होता है माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, तो ये कितना हो जाएगा टॉ डी थीटा। यानी कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के अंदर डाइपोल है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल पहले थीटा 1 पे था, पहले थीटा 1 पे था, और अब रोटेट होके वो थीटा 2 पे हो गया। मतलब इधर तो माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि थीटा इधर कैसे हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। तो मान लो कि ये थीटा 1 था पहले, और फिर फाइनल स्टेट चेंज होके वो थीटा 2 पे हो जा रहा है, ठीक है, पूरा एंगल थीटा 2 है। तब चेंज इन क्या बात होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात होगी, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा वही तो वर्क डन करेगा, टॉर्क चेंज होगा थीटा के साथ वही वर्क डन करेगा, और वर्क डन होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकलेगा इस स्टेट के लिए, कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से फाइंड हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, यानी पी साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 ये जा रहा है, तो ये मान लेता हूँ U1 से U2 हो जा रहा है। तो देखो U2 माइनस U1 इधर लिख दूंगा, और इसको साइन थीटा डी थीटा कितना होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ये कई बार आ चुका है डेरिवेशन में, डेरिवेशन के टाइम तो काफ़ी बार इंटीग्रेशन आता है इस तरह का। तो P माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो माइनस साइन कॉम्पेंसेट कर देंगे इसके साथ, तो Q1 माइनस Q2 कर देंगे कॉस थीटा 1 Q1, एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है, मेरा नोटेशन ऐसा है ना कि तुम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होगे। मैं इसको, ये थीटा 1 है तो Q की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, उस वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, मुझे खुद हो गई अभी। तो P इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया U2 माइनस U1। अब देखो यहाँ से एक वो निकालता हूँ मैं, सिंपल सा फार्मूला निकालता हूँ, यहाँ से एक फार्मूला आएगा। मैं इनिशियली ले लेता हूँ कि ये 90 डिग्री पे, अब क्यों मैं 90 डिग्री पे ले रहा हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है वो कॉस थीटा का आ रहा है और कॉस 90 जीरो होता है, तो ये मैं मान लूँगा कि U1 0 डिग्री है, तो एक U2 निकल जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसको बार बार लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कभी डिफाइन ही नहीं होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। लेकिन पूछोगे कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से जवाब आएगा माइनस पी डॉट ई, कभी नहीं, वो कभी बोल नहीं सकते। देखो यहाँ पे इनिशियली मैं मानता हूँ कि 90 डिग्री के स्टेट में इस तरह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे था, तो U1 0 हो जाएगा उस केस में, क्योंकि 90 डिग्री रखो कॉस थीटा 1, तो ये 0 हो गया, तो U1 0 होता है उस केस में, तो U2 की बात हो जाती है। चलो मैं कभी ऐसे डिफाइन नहीं करूँगा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं। U2 माइनस U1 कितना हो जाएगा P, ये तो
जीरो हो गया, बचा ये, तो कितना हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा टू। अब इसको माइनस पी डॉट ई लिख सकता हूँ, मतलब कि 90 डिग्री से फिर थीटा टू पे आ गया वो, इसका मतलब यही हुआ कि 90 डिग्री से वो थीटा टू पे आ गया। तो ये होता है फॉर्मूला। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। ये तो समझाना नहीं है मुझे, क्योंकि इस टॉपिक इस चैप्टर का ये पार्ट है नहीं। बस इतना समझ लो कि इस पॉइंट पे स्टेबल, ये कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टेबल पे बात होगी तो यहाँ पे स्टेबल तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, ये याद रख लो। ये स्टेबल तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री हो या ना हो उससे क्या मतलब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ नेट 0 होगा। हाँ, टॉर्क नेट की बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे रखा हुआ है। तो 0 डिग्री पे रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई है कहाँ फोर्स के बीच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो टॉर्क नेट 0। अब बात होगी है, अब बात होती है डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस पी। लो तुम भी क्या याद रखोगे यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी भी लोग पूछते हैं कभी कभी, तो ध्यान नहीं देना वो सब। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पी माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो यू कितना होगा माइनस पी डॉट ई। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ तक। अब अनस्टेबल में क्या होगा, थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, तो एफ नेट तो किसी हाल में 0 होगा यूनिफॉर्म में, तो टाउ नेट भी 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पहले ऐसे रखते हैं, अब इस बार ऐसे डाइपोल रख दिया, कुछ अंतर थोड़ी आएगा कि टाउ नेट 0 हो जाएगा। हाँ, डेल्टा यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो -1 × -1 +1 हो जाता है। बात सही है। तो ये हो गया अनस्टेबल पे। यहाँ से एक और बात क्लियर हो गई होगी तुम्हें कि कहाँ पे मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ पे मैक्सिमम है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तुमसे कोई पूछेगा कि किस स्टेट में होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना कब होगा, जब स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब अटेंड करेगा। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो लेक्चर वाला पार्ट तो खत्म होता है, इसके बाद अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में लेके आऊँगा जिसमें बहुत अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।